यार ऐसे नहीं पहनते। उफ खुदाया, मेरी मासूम सी भाभी भी खाकान जैसे मोस्ट डिवाइनिंग भाई को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ तो हाथ पार मारे ना। हीरा जल्दी जल्दी इसे नाइटी पहना रही थी जो कि जेबा ने पहले उड्डी पहन ली थी और सर्किस के जोकर से कम नहीं लग रही थी। हीरा ने तनकीदी नजर से सरता पैर उस नाजुक सी कली को देखा जिसे दुनियादारी और मर्द को अपने गलचों का असीर करने का कोई ढंग ही नहीं था। जेबा उस ब्लैक कलर की नाइटी में खुद को छुपाने की सरता पैर कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा सुर्ख टमाटर लग रहा था। हीरा को अब हंसी आ गई। वॉल क्लॉक देखा तो जल्दी से वो कमरे से निकली। भाई के आने का वक्त हो चुका था। बाहर गाड़ी पोर्च में रुकने की आवाज भी आ गई थी और दूसरी तरफ जेबा हीरा के पीछे लपकी मगर दरवाजा बंद हो चुका था और वो भी जेबा के मुंह पर। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगने की उस पर एक हल्की सी क्लिक की आवाज ने जेबा के वजूद में सनसनी सी दोहरा दी और बढ़ाकर दरवाजे की तरफ पलटी और अपने कांपते हाथों से लकड़ी के उस बाहरी दरवाजे को पीटने लगी। हीरा दरवाजा खोलो, खुदा के लिए क्या मजाक है। हीरा मेरी माँ दरवाजा खोल दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या वाहियत कपड़े पहना दिए हैं तुमने मुझे। अगर शाहजी आ गए तो मेरा खून ही पी जाएंगे। वो रोहानसी अंदाज में अब उसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन बाहर से हीरा की दबी दबी हंसी और फिर सीढ़ियों पर दूर जाती उसके कदमों की चाप ने सेबा की रही से ही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। वो बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की जिसे सारी जिंदगी अपने सर से दुपट्टा नहीं सरकने दिया था और जो मर्दों की खनकार सुनकर ही चारपाई की नीचे छुप जाया करती थी, आज उस काले रंग की रेशमी और इंतहाई मुख्तसर लिबास में खुद को यूं महसूस कर रही थी जैसे किसी कसाई की दुकान पर नंगा बकरा लटका हुआ टका हो। उसको बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। कमरे का एसी फुल चल रहा था लेकिन जेबा के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। बेड पर एक मोटी सी चादर पड़ी थी। उसकी जान में जान आई। वो चादर की तरफ लपकने ही वाली थी कि अचानक सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज गूंजी। जेबा के दिल ने धड़कना छोड़ दिया और उसके कदम वहीं फर्श पर जम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टांगों में सीसा भर दिया हो। शाजी आ गए। उसकी हलक से एक घुटी घुटी सी सिसकी निकली और वो बुत बनी दरवाजे को घूरने लगी। हर गुजरते सेकंड के साथ सीढ़ियों पर चढ़ते उन कदमों की चाप जेबा के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसे जल्दी से अपने बाजू अपने सीने पर लपेट लिए ताकि उस बेहुदा लिबास को जितना हो सके छुपा ले। लेकिन वो रेशमी कपड़ा इतना फिसलन वाला था कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और उसे अपने गाउन का वो खुला सहन गांव का याद आ रहा था जहां वो मिट्टी में खेलती तो और कोई से कुछ नहीं कहता था। और या इस मेंशन में इसकी जिंदगी असाब बन चुकी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे का हैंडल इंतहाई आहिस्तगी से खुला और दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ अंदर की तरफ खुलता चला गया। जेबा ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली और वो इस तूफान का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हकान शाह पूरे दिन की थकावट के बाद अपनी मखसूस रोबदार और सर्द मिजाज के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो आज यूनिवर्सिटी में अरीबा की फजूल हरकतों ने उसका मूड वैसे भी सख्त खराब कर रखा था। वो शख्स जिसे औरतों के नाम से ही चिढ़ती आजकल ऐसी लड़कियों के साथ कमरा शेयर करने पर मजबूर था जिसे ढंग से बात करना भी नहीं आती थी। उसके एक हाथ में उसका एक मेगा लेदर का लैपटॉप बैग था और दूसरे ही हाथ में अपनी टाई की नॉट ढीली कर रहा था। उसकी नजरें फर्श पर जमी थी और जहन कल के लेक्चर की तैयारी में उलझा हुआ था। उसने गहरा सांस लिया और सर उठाकर बेड की तरफ देखा जहां वह रोज उस पेंडू लड़की को एक कोने में सिमटा हुआ पाता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आज बेड के बजाय कमरे के वस्त में पड़ी तो उसके हाथ वही हवा में रुक गए और उसकी गहरी आंखों में हैरत और निकाबले यकीन सदमे से ठहर गई। उसकी उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ी और महंगा लेदर का बैग एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरा। हकान शाह जिसने पिछले एक महीने से अपनी उस गांव की गंवार बीवी को ढंग से मुड़कर भी नहीं देखा था, आज उसे इस रूप में देखकर जैसे पत्थर का हो गया था। काला रंग जेबा के धोतिया घोड़े रंग पर क्यामत ढा रहा था। वो रेशमी लिबास जो उसके घुटनों से भी ऊंचा था उसके तराशीदा वजूद को एक अजीब सी कशिश दे रहा था। हकान के दिमाग में जैसे सायरन बजने लगा। उसने आज तक जेबा को सिर्फ ढीले ढाले कपड़ों और बड़े से दुपट्टे में लिपटा हुआ ही देखा था
जो कि पूरे घर में पोछा लगाता रहता था। मगर आज तो भट्टार निर्धारित था, और आज वो किसी मॉडल की तरह उसके सामने खड़ी थी। पहले उसे लगा जैसे वो ज़ेबा को कोई हमशक्ल है या कोई लेटेस्ट वर्ज़न है जो अभी तक इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है। शर्म से पानी-पानी होती, वो काँपती हुई ज़ेबा ने जब बैग गिरने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी, तो उसे झटके से आँखें खुली। हाय अल्लाह! शादी आप? वो घबराहट और खौफ के मारे बेसाख्ता चीखी और बेड की तरफ भागने के लिए मुड़ी, लेकिन बौखलाहट और डर के मारे उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और उसका पाँव कारपेट के मोटे किनारे से उलझा और वो मुंह के बल फर्श की तरफ गिरने लगी। थकान, जो कि पहले ही हवास भागता खड़ा था, इस अचानक अवतार पर खुद को संभाल न सका और उसका जिस्म दिमाग की हदायत का इंतजार किए बगैर हरकत में आ गया। उसके मजबूत और चौड़े हाथ बेकतार आगे बढ़े और फर्श से टकराने से महज एक सेकंड पहले उसने ज़ेबा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ज़ेबा का सर सीधा हकान शाह के चौड़े और सख्त सीने से जा टकराया। इसे एक अचानक लम्स ने जैसे हकान के दिमाग की सारी तारे हिलाकर रख दी। ज़ेबा के खुले और उलझे हुए बालों से उठती मोती की देसी खुशबू, उसके कांपते वजूद की थरथराहट और उस वाहियात हद तक मुलायम रेशमी कपड़ों की ठंडक में हकान की धड़कनों को एक ऐसी रेस दी कि उसे लगा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। और वो शख्स जो आज तक किसी औरत के साय से भी बचकर चलता था, वो जो अपने जज्बात पर फौलादी कंट्रोल रखने का दावेदार था, आज उसकी अपनी बीवी उसके सीने से लगी पूरी तरह से कांप रही थी और हकान को समझ नहीं आ रहा था कि वो सांस कैसे ले। उसके नथने फूले हुए थे और उसकी गिरफ्त ज़ेबा की कमर पर सख्त होती जा रही थी। ज़ेबा का चेहरा हकान की शर्ट में छुपा हुआ था और वो डर के मारे सिसकियां ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब हकान उसे उठाकर सीधा खिड़की से बाहर ही फेंक देगा। हकान के अंदर जैसे किसी ने भट्टी जला दी थी। उसके मर्दाना गुरूर, उसकी सख्त गिर तबीयत उस अचानक हमले के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे थे। उसे एक झटके से ज़ेबा को खुद से दूर किया। उसका चेहरा गुस्से और एक अनदेखे जज्बे से सुर्ख हो रहा था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। ये क्या तमाशा है ज़ेबा? तुम पागल हो गई हो? हकान की आवाज़ में वो गर्ज थी कि ज़ेबा डर के मारे पीछे हटती हुई बेड के कोने में दुबक गई। खान ने जल्दी से बेड पर पड़ी, उसकी मोटी सी चादर उठाई और उसे पूरी ताकत से ज़ेबा के ऊपर फेंका। अपने आप को छुपाओ। इस वाहियात और बेहुदा हुलिये में मेरे सामने आने की तुम्हारी आखिर जुर्रत कैसे हुई? वो दहाड़ा और ज़ेबा ने जल्दी से अपनी चादर अपने गिर्द अच्छे से लपेट ली और ज़ारों की ज़ार होने लगी। मुझे मुझे हीरा ने पहना है। मैंने मना किया था शाहजी। मैंने बहुत मिन्नतें भी की थी। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, मेरा नाम हक्कान है, मुझे शाहजी मत कहो। और ये क्या बेहूदगी है? अगर तुमने आइंदा मेरे कमरे का माहौल खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हक्कान ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ में वो हमेशा वाली काट और सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और कपकपाहट थी। वो तेजी से मुड़ा और इससे पहले कि ज़ेबा कुछ और कहती, वो कमरे का दरवाज़ा खोल कर तूफान की तरह बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही हकान ने दीवार के साथ टेक लगाई और एक गहरा लंबा सांस अंदर खींचा। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। हालांकि पूरे घर में सेंट्रल एसी चल रहा था। आकांक्षा, तुम एक पेंडू लड़की से घबरा गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो खुद पर गुस्सा कर रहा था। उसे झिलझिलाकर अपने बालों में हाथ फेरा और लंबे लंबे रग पड़ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसे इस वक्त खुली हवा की सख्त जरूरत थी, वरना तो उसे लग रहा था कि उसका जैसे दम ही घुट जाएगा। वो अपने अंदर उठने वाले स्नेह और अजीब तूफान को समझने से कासिर था। वो गुस्से से पैर पटकता नीचे जा रहा था। दूसरी तरफ कमरे में ज़ेबा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो चादर का खैमा बनाए बेड के बीचों बीच बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे लग रहा था कि कल सुबह हकान उसे तलाक देकर गांव वापस भेज देगा और फिर सारा गांव उस पर थू थू करेगा कि शहर जाकर ये लड़की बेहया हो गई है। वो अपने रवायती पेंडू अंदाज में दो हाथ थड़ मार कर रोने ही वाली थी कि दरवाजा दोबारा खुला और हीरा दबे पांव अंदर आई। उसे देखा कि ज़ेबा चादर में लिपटी किसी मम्मी की तरह बैठी रो रही थी और खड़ूस भाईजान कमरे से गायब। हीरा का जोरदार कहका छूट गया और वो हंसती हुई बेड के पास आई और ज़ेबा के कंधे से
जोर से हाथ मारा। ओए मेरी भोली भाभी, क्या हुआ? भाईजान कहाँ गए? हीरा की चहकती हुई आवाज सुनकर ज़ेबा ने गुस्से से चादर से मुंह निकाला और रोते उसे तकिए से मारने लगी। तुम चुड़ैल हो हीरा, तुम डाइन हो, तुमने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शाहजी मुझे छोड़ देंगे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझ पर ये मनहूस चादर फेंक दी और खुद बाहर चले गए। ज़ेबा की हिचकियां बंद हो गई और उसकी नाक रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। हीरा हंसी कंट्रोल करने की अब नाकाम कोशिश करते बेड पर गिर गई। हाय अल्लाह भाभी, तुम तो सच में नीरू पेंडू हो। अरे भाईजान गुस्से में नहीं थे, तो घबरा गए थे। उनके तो तोते उड़ गए थे, तोते। मैंने खुद उन्हें सीढ़ियों से ऐसे उतरते देखा जैसे उनके पीछे मोहल्ले का कोई पागल कुत्ता लग गया हो। ज़ेबा ने आंसू साफ करते हुए इंतहाई मासूमियत और हैरत से पूछा, कुत्ता कहाँ से आया? हीरा, हमारे घर में तो कोई कुत्ता नहीं है। दादी तो कहती है कुत्ते वाले घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हीरा ने अपने माथा पीट लिया। भाभी, तुम इस मासूम और बोंगेपन के साथ ना भाईजान को तो क्या, किसी के गली के बच्चे को भी काबू नहीं कर सकती हो। मैं मुहावरा बोल रही थी कि वो डर के भागे हैं। तुमने देखा नहीं उनका चेहरा कैसे टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था? ज़ेबा ने नफी में सर लाया। मैंने तो बस उनकी गुस्से वाली सुर्ख आंखें देखी तो डर की मारी मरी गई थी। जब मैं गिरी तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे चील चूजे को पकड़ती है। मैं कल ही फूफो से कहकर गाँव वापस आ रही हूँ। मुझे नहीं रहना इस खड़ूस और जालिम इंसान के साथ जो कि बात बात पर मुझे डांटता है। हीरा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। अरे मेरी भोली और प्यारी सी भाभी, तुम फिक्र नहीं करो। भाईजान का ये गुस्सा और भागना ही तो उनकी हार की पहली निशानी है। तुम बस देखती जाओ इस मगरूर प्रोफेसर को कैसे सीधा करते हो। और ये जो जो वो कहते हैं ना कि उन्हें लड़कियों से चिढ़े, ये सब उनका गुरूर है। जो आज तुमने एक ही झटके में ना खाक में मिला दिया है। हीरा उसे तसल्लियां दे रही थी लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक एक इंतहाई शरारती मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और अब हकान शाह का बचना नामुमकिन है। नीचे लाउंज में दादी और नसीमा बेगम बैठी टीवी पर अपना कोई खानदानी सियासती ड्रामा देख रही थी जिसमें एक सास अपनी बहू के खिलाफ साजिशें कर रही थी। दोनों माँ बेटी बड़े गौर से ड्रामे की किस्त एंजॉय कर रही थी कि अचानक उन्होंने हकान को तूफान की तरह सीढ़ियों से उतरते देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो सीधा मेन गेट की तरफ जा रहा था। अरे हकान बेटे, इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? नसीमा ने हैरत से पूछा। हकान के तेज कदम दरवाजे के पास जाकर रुक गए। उसने मुड़कर अपनी माँ और दादी को देखा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या बहाना बनाए। वो एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बस वहीं अस्पताल जा रहा हूँ। हकान ने हकलाते हुए एक इंतहाई भूंडा और कमज़ोर सा झूठ गढ़ा जो कि उसकी सख्त के और पुरएतमाद शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। दादी ने अपने पानदान से पान निकालते अपनी मखसूस और तेज शक भरी निगाह से उसे सर से पैर तक देखा। कौन सा दोस्त? रात के इस पैर कौन सा एक्सीडेंट हो गया? और तुम्हारा चेहरा क्यों लाल भभूका हो रहा है, जैसे किसी ने तुम्हें भट्टी में झोंक दिया हो? दादी की तेज नजरों से उस घर में कभी कुछ नहीं छुपता था। वो जहां दीदा खातून थी। हकान ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। उसे अपना आप इस वक्त बहुत बेबस लग रहा था। कुछ नहीं दादी, बस गर्मी लग रही है, हब्स बहुत है ना, मैं चलता हूँ। उसे देर हो रही है, वो ये कहकर तेजी से बाहर निकल गया जैसे वाकई कोई इमरजेंसी हो उसकी जान पर बनी हो। नसीमा ने माँ की तरफ देखा। अम्मा जी, मुझे दाल में ना कुछ काला लग रहा है। हकान कभी इस तरह नहीं घबराता। वो तो इतने एतमाद वाला लड़का है। कहीं मियाँ बीवी में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? ज़ेबा भी निरी बेवकूफ़ है, न जाने क्या कह दिया होगा मेरे बेटे को। दादी ने पान मुंह में रखते हुए इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया। अरे नसीमा, तू भी पागल है। जवान कौन है? मियाँ बीवी की नोक झोंक तो चलती रहती है, तो अपना ड्रामा देख और उन्हें इनके हाल पर छोड़ दे। लेकिन नसीमा का दिल ही नहीं मान रहा था। उन्होंने सोच लिया था कि कल सुबह वो ज़ेबा से ज़रूर पूछेंगी कि रात को क्या तूफान आया था। उधर हकान अपनी गाड़ी में बैठा शहर की खाली सड़कों पर बेमकसद गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था। ज़ेबा का वो काला लिबास और उसके सीने से लगकर कांपना। वो रात हकान शाह ने सड़कों पर और ज़ेबा ने रो रो कर गुजारी थी।
लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि ये रात उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ था जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। सुबह की रोशन किरणें जब हवेली के बड़े से सहन में उतरी तो रात का वो तूफान थम चुका था, लेकिन दिलों के अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। ये सब अचानक नहीं हुआ था। उस बेमौसमी बारिश के जैसे रिश्ते की जड़ें कुछ माह पुरानी थी, जब ज़ेबा पहली बार अपने गांव की खुली फिजाओं को छोड़कर उस दम घुटने वाले आलीशान मेंशन में आई थी। ज़ेबा एक इंतहाई भोली भाली और अपने नाम की तरह खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके अंदर गांव का वो खालिसपन और भोंगापन कूट कूट कर पड़ा हुआ था, जिसने उसे शहर के उस मॉडर्न माहौल में एक अजनबी मखलूक बना दिया था। उसके वालिदैन के अचानक इंतकाल के बाद दादा जान ने फैसला किया था कि उनकी पोती अब गांव की मिट्टी में रुलने के बजाय शहर में उनकी आंखों के सामने रहेगी। नसीमा पप्पू जो वैसे तो बहुत शफीक थी, लेकिन उनकी उनकी नाक पर हर वक्त खानदानी वक़ार की मक्खी बैठी रहती थी। उन्होंने ज़ेबा को शहर लाते उसकी पेंडू आदत बदलने का बेड़ा उठा लिया था, लेकिन ज़ेबा ठहरी पक्की देहाती। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर भी पालती मारकर बैठ जाती और सूप पीते हुए ऐसी जोरदार आवाज़ें निकालती कि दादी का पान गले में ही अटक जाता। वो हर काम में कोई ना कोई तबाही ज़रूर मचाती। कभी वॉशिंग मशीन में सर्फ की जगह शैम्पू डालकर पूरे गुसल खाने को झाग से भर देती, तो कभी ओवन में स्टील का गिलास रखकर धमाका करवा देती। पूरे घर में उसकी इन हरकतों पर हाहाकार मची रहती थी, लेकिन कोई उसकी मासूमियत की वजह से उसे ज़्यादा डांट भी नहीं पाता था, सिवाय एक शख्स के, और वो था इस घर का इकलौता और लाडला चश्मो चराग, हकान शाह। हकान शाह का नाम सुनते ही घर के नौकरों से लेकर मोहल्ले के चौकीदार तक सब सीधे हो जाते थे। वो एक इंतहाई सख्त कीर, मगरूर और असूलों का गुलाम इंसान था, जो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्रोफेसर था, और उसकी ज़िंदगी एक घड़ी की सुइयों की तरह नपी तुली रहती थी। सुबह ठीक 6 बजे जागना, 7 बजे नाश्ता और 8 बजे यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाना। उसके कपड़ों पर एक शकन तक नहीं होती थी। उसके जूते इतने चमकदार होते कि बंदा उसमें अपनी शक्ल दिख ले, और उसकी स्याह मूंछों के नीचे छुपे सख्त होंठों पर मुस्कुराहट तो जैसे हराम थी। हकान को सबसे ज्यादा चिढ़ लड़कियों से थी, खासतौर पर वो लड़कियां जो फैशन के नाम पर खुद को नुमाइश के लिए पेश करती थी। यूनिवर्सिटी में उसका रूप ऐसा था कि लड़कियां उसकी क्लास में खांसने से भी डरती थी। मजाल है जो कोई तलबा उससे नजर मिलाकर बात कर ले। मगर हकान की जिंदगी में अजाब अबीला की सूरत में नाजुल हुआ था। हबीला उसी यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग की प्रोफेसर थी। वो एक इंतहाई मॉडर्न, बोल्ड और तेज तरार लड़की थी, जो कि हकान के उस खड़ूसपन और मर्दाना वजाहत पर बुरी तरह से फिदा थी। वो रोज नत नए और इंतहाई चुस्त लिबास पहनकर हकान के रास्ते में खड़ी हो जाती। कभी उसके लिए कॉफी बनाकर उसके केबिन में घुस जाती, तो कभी फैकल्टी मीटिंग्स में जानबूझकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर अपने परफ्यूम की तेज खुशबू से हकान का दिमाग खराब करती। हकान उसे कई बार खड़ी खड़ी सुना चुका था कि मिस अरबिला, ये एक तालीमी अदारा है, कोई रैंप नहीं है। मेहरबानी फरमाकर अपने काम से काम रखें। लेकिन अरबिला ठीक बन के एक आखिरी हदों को छू रही थी। अरबिला की इन बेबाक हरकतों और हकान के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ने की खबरें उड़ती उड़ती नसीमा बेगम तक पहुंच गई थी। शहर की कमेटी पार्टियों में किसी ने उनके कान में ये जहर घोल दिया कि उनका बेटा तो एक मॉडर्न चुड़ैल के जाल में फंसने वाला है। ये सुनना था कि नसीमा बेगम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो रोती पीटती सीधा दादी के कमरे में पहुंची। अम्मा जी, गजब हो गया, हमारा हकान अब हमारे हाथ से निकलने वाला है। कोई चुड़ैल उसके केबिन में घंटों बैठी रहती है, उसे कॉफी पिलाती है। कहीं उसने मेरे भोले बेटे को कुछ पढ़कर ही ना पिला दिया हो। नसीमा बेगम ने रूहान सी आवाज में कहा। दादी जो एक जहादीदा औरत थी, उन्होंने अपना अगलदान एक तरफ खिसकाया और माथे पर बल डालते बोली, बकवास करती हैं ये शहर की औरतें। हमारा शाहजी ऐसा नहीं है, वो इन मॉडर्न लड़कियों को जूते की नोक पे रखता है। लेकिन नसीमा का डर खत्म ही नहीं हो रहा था। अम्मा जी, एहतियात तो करनी चाहिए ना। कल को अगर वो उस बेहया लड़की को बीवी बनाकर घर ले आया तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो हमारी खानदानी रवाजों की धज्जियां उड़ा देगी। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर गहरा सांस लेते
अपना हतमी फैसला सुनाया। तो फिर इसका एक ही हल है नसीमा, इससे पहले कि लड़की वो कोई जादू करे, हकान को पग्गा में डाल दो और लड़की हमें बाहर से ढूंढने की क्या ही ज़रूरत है। हमारी ज़ेबा से बेहतर आखिर कौन हो सकता है। मासूम है, घर की बच्ची है, हमारे तौर तरीके जानती है, और सबसे बड़ी बात हमारी मुट्ठी में रहेगी। ये सुनकर नसीमा बेगम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन अब्बा जी के कान भरे और फैसला कर लिया गया कि अगले जुमे हकान और ज़ेबा का निकाह कर दिया जाएगा, ताकि अरबीला का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब ये खबर हकान को मिली तो घर में एक ऐसा तूफान आया जिसने हवेली की दीवारें हिला दी। वो गुस्से से फनकारता हुआ सीधा दादा जान के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। दादाजी, ये मैं क्या बकवास सुन रहा हूँ? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे कर सकते हैं, और वो भी उस जाहिल और गंवार लड़की के साथ? हकान की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर खड़ी ज़ेबा के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो हकान, वो इस घर की इज्जत है, मेरे बेटे की निशानी। दादा ने अपनी लाठी जमीन पर मारते गर्जदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन दादाजी, मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे फैसला करने का हक है। मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा जिसे बोलने का ढंग भी नहीं है, जिसे कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, जो हर वक्त इस घर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रखती है। वो मेरे लेवल की नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूँ, वो एक निरी पेंडू। हकान ने सख्ती से कहा, लेवल वेवल कुछ नहीं जानता मैं। इस जुमे तुम्हारा निकाह ज़ेबा से होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उस मॉडर्न चुड़ैल को घर लाना चाहते हो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दादा ने सीने पर हाथ रखते एक इंतहाई जानदार और डरामाई खांसी का दौरा पड़ने की एक्टिंग की। नसीमा फौरन हाय बाजी करती हुई उनकी तरफ दौड़ी, उन्हें पानी पिलाने लगी। हकान जो अपने दादा से बेहद प्यार करता था और उनकी सेहत के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था, उनकी हालत देखकर बेबस हो गया। उसे गुस्से से अपने बाल नोचे और दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे जान लिया था कि अब वो इस खानदानी ब्लैकमेलिंग की जाल से नहीं निकल सकता, लेकिन उसने दिल में कसम खा ली थी कि वो इस शादी को कभी दिल से कबूल नहीं करेगा और उस लड़की को ऐसा रुलाएगा कि खुद तलाक मांगेगी। जुमे के दिन घर में एक अजीब सी गहमा गहमी थी, लेकिन खुशी का नामो निशान नहीं था। ज़ेबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो रो रही थी कि उसे शादी से डर लगता है, उसे मारेंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं। हीरा ने उसे ज़बरदस्ती सुर्ख जोड़े में तैयार किया था और उसका मेकअप करते उसे दिलासे भी दे रही थी। निकाह के वक्त हकान का चेहरा देखने लायक था। वो यूं बैठा था जैसे किसी जनाजे में आया हो। काजी साहब ने जब उससे पूछा तो उसने दान पीसते हुए कबूल है कहा था। निकाह के फौरन बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया और किसी से मुबारकबाद तक नहीं ली थी। इस पाकीज़ा बंधन ने इन दो इंतहाई मुख्तलिफ इंसानों को एक कमरे में कैद कर दिया था, जहाँ रोज़ कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता था। सबसे बड़ा तमाशा तो कल रात हुआ था, जब ज़ेबा ने हीरा के कहने पर अपने हुस्न का जलवा दिखाया था। क्या कान की नींद ही उड़ गई थी। रात के उस ब्लैक नाइटी वाले हंगामे के बाद अगली सुबह का सूरज तलू हो चुका था। डाइनिंग हॉल पर नाश्ता लगा दिया गया था। दादी अपने मखसूस अंदाज में पराठा चाय में डुबोकर खा रही थी और नसीमा बेगम की अकाबी निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ लुट रही थी। आज वो रात वाले वाक़े की तह तक पहुंचने का इरादा रखती थी। हकान रोजाना की तरह अपने तैयारशुदा सूट में मलबूस सीढ़ियों से उतरा, लेकिन आज उसकी चाल में वो रवायती तकब्बुर और एतमाद गायब था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि वो रात भर सो नहीं सका। वो खामोशी से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बगैर किसी की तरफ देखे जूस का गिलास उठा लिया। उसकी नजरें मुसलसल झुकी हुई थी, जैसे वो किसी का सामना करने से डर रहा हो। थोड़ी देर बाद किचन से ज़ेबा नाश्ता लेकर निकली। उसने अपना रवायती ढीला ढाला सूट पहना हुआ था और बड़ा सा दुपट्टा सर पर जमाया हुआ था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो कांपते हाथों से टेबल से प्लेटें रख रही थी। उसे एक बार भी हकान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। हकान की निगाह बेख्तियार ज़ेबा पर पड़ी और रात को वो सारा मंजर
کالا لباس، موتیے کی خوشبو، وہ کانپتا ہوا وجود اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کے حلق میں جوس کا گھونٹ اٹک گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ کھانسی اتنی شدید تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زیبا گھبرا کر اس کی طرف پڑی اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ شاجی پانی پی لے۔ اس کی آواز سنتے حقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ اسے جھٹکے سے گلاس پکڑا، جس کے دوران اس کی انگلیاں زیبا کی انگلیوں سے ٹکرا گئی۔ خان نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور پانی کا آدھا گلاس ٹیبل پر گرا دیا۔ دادی نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور آنکھیں تنگ کر کے ان دونوں کی اس بوکھلاہٹ کو دیکھنے لگی۔ خیر تو ہے حقان بیٹے؟ آج بہت گھبرائے ہوئے لگے ہو۔ رات کو بھی طوفان کی طرح باہر بھاگے تھے اور آج ناشتے کی میز پر پانی گرا رہے ہو۔ دادی کی کھاٹدار آواز نے حقان کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ کچھ نہیں دادی، بس گلے میں کچھ پھنس گیا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا اور جلدی سے ٹیشو پیپر سے پانی صاف کرنے لگا۔ نسیمہ نے موقع غنیمت جانا اور زیبا کی طرف مڑی۔ زیبا بہو، ذرا ادھر آؤ۔ رات کو کیا ہوا تھا کمرے میں نے حقان کو غصے میں باہر جاتے دیکھا تھا۔ تم نے کوئی نئی بونگی تو نہیں ماری تھی؟ زیبا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ وہ بیچاری کیا بتاتی کہ رات کو اس نے کیا پہنا ہوا تھا۔ انگلیاں چٹکانے لگی اور بولی، وہ پھپھو جان، وہ شاہ جی، وہ ہیرا جو اب تک خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، فوراً میدان میں اتری۔ ارے امی، آپ ہی نا میاں بیوی کے معاملات میں دخل دیتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوا تھا، بس بھابھی نے رات کو کمرے میں چپکلی دیکھ لی تھی اور ڈر کے ماری چیخ پڑی۔ بھائی جان چپکلی مارنے لگے تو ان کے اوپر وہ گر گئی۔ بس اسی بات پر بھائی جان گھبرا کر باہر آ گئے۔ ہیرا نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ حقان نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی بہن کو دیکھا۔ زیبا نے جلدی سے اس بات میں سر لایا۔ ہاں ہاں پھپھو جان، چپکلی تھی، بہت بڑی والی۔ دادی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اوئے ہوئے، ہمارا شیر پروفیسر ایک چپکلی سے ڈر کر رات کے 2 بجے اسپتال پہنچ گیا۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دادی۔ حقان کی رات والی بات کو یاد دلاتے اس کا زبردست مذاق اڑایا۔ حقان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے ہیرا کو گھور رہا تھا جو کہ آنکھ مار کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اسے مزید وہاں بیٹھا نہیں کیا، وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا، اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے سے نکلتے اس کی نظر ایک بار پھر پلٹ کر زیبا پر پڑی جو اب سکھ کا سانس لے رہی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملی اور زیبا نے فوراً نظریں چکا لی۔ خان نے گہرا سانس لیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا وہ فولادی دل جس نے اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا اب پگھلنا شروع ہو چکا تھا، اور اس پگھلنے کے عمل میں اس کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی بہن، اور وہ پینڈو لڑکی ہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر حقان کا موڈ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ اربیلا اپنی اسی مخصوص انداز میں اس کے کیبن کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ حقان، آج تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، رات پر سوئے نہیں کیا؟ اربیلا نے جان بوجھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ حقان نے غصے سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ مس اربیلا، میں آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میری راستے میں مت کھڑی ہوا کرے، اور میری نیند کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اربیلا نے تلک کہکا لگایا۔ او کام آن حقان، میں جانتی ہوں تم اس گاؤں کی گوار لڑکی کے ساتھ خوش نہیں ہو، وہ تمہارے لاول کی نہیں ہے، تم کب تک یہ زبردستی کی شادی نبھاؤ گے؟ حقان جو پہلے ہی رات والے واقعے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اربیلا کے منہ سے زیبا کے لیے گوار کا لفظ سن کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ بس بیٹا، اپنی حد میں رہے، وہ جیسے بھی ہے میری بیوی ہے، اور مجھے اپنی بیوی کے بارے میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ اربیلا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حقان نے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور اسے زور سے بند کر دیا۔ اربیلا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس زیبا کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ خود حقان کی زندگی سے نکل جائے گی۔ صبح کا وقت تھا اور حویلی کے بڑے سے لان میں دھوپ پھیل چکی تھی جب ایک انتہائی چمکدار اور مہنگی گاڑی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس گاڑی کے ٹائروں کی آواز نے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔
ड्राइविंग सीट से अरबेला अपने मखसूस तकब्बुर और मॉडर्न अंदाज के साथ बाहर निकली। उसने आज एक इंतहाई चुस्त और फैशनेबल लिबास पहना हुआ था, जिसके साथ ऊंची हील के जूते मार्बल की फर्श पर टक टक की कान फाड़ देने वाली आवाज़ पैदा कर रहे थे। उसके चेहरे पर मेकअप की एक मोटी तह थी और उसके पूरे वजूद से किसी इंतहाई महंगे और तेज फ्रांसी परफ्यूम की भपकियाँ उठ रही थी। अलबेला ने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और उस हवेली के आलीशान दरवाजे की को एक हकारत भरी नज़र से देखा। उसका मकसद आज हकान शाह की उस नाम नहाद पेंडू बीवी को उसकी औकात याद दिलाना था और साथ ही नसीमा बेगम को अपने महंगे तोहफों के जाल में फंसाना था, ताकि वो खुद को उस घर की असल होने वाली बहू साबित कर सके। वो पूरे एतमाद के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ दादी अपने मखसूस अंदाज में पान चबा रही थी और नसीमा बेगम किसी मैगजीन की वर्क उलट रही थी। अबेला को देखते नसीमा के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट आ गई। अरे अरबेला बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गई? उन्होंने से खुशामदीद कहा, जबकि दादी ने अपनी तेज और अकाबी निगाहों से अरबेला का सर से लेकर पैर तक एक्सरे किया और अपने पानदान को जोर से बंद करते मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। अबेला ने अपने चेहरे पर एक इंतहाई मिठास भरी मुस्कुराहट सजाई और नसीमा के गले लग गई। आंटी, बस आपकी याद आ रही थी और मैंने सोचा कि आप सबसे मिल लूं। ये देखें, मैं आपके लिए ख़ास दुबई से ये रेशमी सूट और दादी के लिए शॉल लाई हूँ। उससे बड़े ही गुची बैग में से इंतहाई शानदार पैकेट निकाल कर मेज़ पर रखे। नसीमा तो तोहफे देखकर ही जैसे निहाल हो गई, लेकिन दादी ने शॉल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बोली, बेटा, हमें इन वलायती कपड़ों की आदत नहीं है, हम तो अपनी देसी खद्दर में ही खुश हैं। कबीला की मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए मारी पड़ी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। इसी दौरान ज़ेबा किचन से चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने हंस पे मामूली एक ढीला ढाला सा सूट पहना हुआ था और उसका बड़ा सा दुपट्टा उसके सर पर यूं जमा हुआ था जैसे किसी ने उसे कीलों से ठोक दिया। अरबिला ने ज़ेबा को देखते एक इंतहाई काटदार और तंजिया निगाह पर डाली, फिर नसीमा की तरफ मुड़कर बोली, आंटी, आपके घर में काम करने वाली मासियों को भी तमीज़ नहीं सिखाई गई कि मेहमानों के सामने कैसे आते? और ये क्या होलिया बना रखा है इसने? ज़ेबा के हाथ से चाय की ट्रे गिरते गिरते बची। वो बेचारी पहले ही अरबेला के उस रूपदार हुलिये और तेज़ परफ्यूम से घबरा रही थी और बस बराह रास्त बेइज्जती ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। नसीमा ने खपत मिटाने के लिए गला खनकारा, अबेला बेटा, ये मासी नहीं, हकान की बीवी है ज़ेबा। अबेला ने कि दाही मसनूई और बुलंद कहका लगाया, ओह माय गॉड आंटी, मुझे तो लगा कि कोई गाँव की मासी है। आई एम सो सॉरी। हकान की पसंद इतनी गिर जाएगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। जुबान संभाल कर बात करो लड़की, ये हमारे घर की इज्जत है और हकान की मनकुआ है। तुम्हारी इन वलायती मॉडलों से हदार आज़ाद दर्जे बेहतर है। हरबिला दादी के स्टैंड पर अंदर से छल भूल गई, लेकिन उसने अपना मास्टर प्लान अभी शुरू करना था। उसे मुस्कुराते हुए बात का रोक दिया, आंटी, आपको तो पता है हकान को देसी खाने बिल्कुल पसंद नहीं, उसे तो इटालियन और दूसरे चाइनीज़ खाने पसंद है। आप जानती है ना, ज़ेबा हकान के लिए वाइट सॉस पास्ता बनाए ताकि शाहजी को भी तो पता चले कि उनकी बीवी कितनी सुगर है। अरबिला की इस फरमाइश पर ज़ेबा के तो तोते ही उड़ गए। पास्ता? ये किस भला का नाम था? उसने तो आज तक सिर्फ दाल रोटी और साग ही बनाया था। वो घबरा कर पप्पू नसीमा की तरफ देखने लगी। वो नसीमा जो खुद अरबिला के सामने नेचर ही देखना चाहती थी। उन्होंने ज़ेबा को हुक्म दिया, जाओ जाओ ज़ेबा बहू, किचन में जाकर वो क्या कहते हैं, हाँ पास्ता बना, खान को बहुत पसंद है। ज़ेबा रूहानी शक्ल लेकर किचन में चली गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे किचन की केबिनेट्स छान मारी। उसे एक डिब्बे में कुछ अजीब सी मुड़ी हुई नीलकियाँ नजर आई। उसे सोचा शायद यही पास्ता है। अब मसला ये था कि इसे बनाना कैसे। वो ठहरी पक्की पेंडू लड़की। उसे सोचा कि अगर शाहजी को ये सूखी नीलकियाँ उबाल कर दे दे तो वो गुस्से से उसके तक जान ही निकाल देंगे। उसकी गांव वाले दिमाग में एक जबरदस्त तरकीब सोची। उसने एक बड़े से देचके में पानी उबाला और उसने वो सारा पास्ता डाल दिया। जब वो नलकियाँ नरम पड़ी तो उसने एक अलग कढ़ाई में
देसी घी डाला और उसमें प्याज और लहसुन का तड़का लगाया और उसमें भरपूर अंदाज में हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला और जीरा डालकर एक ज़बरदस्त देसी मसाला तैयार कर लिया। आखिर में उसने वो उबला हुआ पास्ता और उस मसाले में डालकर उसे अच्छी तरह से भून लिया। पूरे किचन में देसी घी और गरम मसाले की तेज़ खुशबू फैल गई। ज़ेबा ने गहरी सांस ली और अपने उस शाहकार को एक बड़े से प्याले में डाल लिया। उसे यकीन था कि शाहजी इस चटपटे सालन को खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो खुशी खुशी प्याला ड्राइंग रूम में लेकर आई, जहाँ अरबेला अभी तक अपनी तारीफों के पुल बांध रही थी। ज़ेबा ने वो प्याला मेज पर रखा तो अरबेला की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो वाइट सॉस पास्ता खाने के ख्वाब देख रही थी, उसके सामने देसी घी में तैरता हुआ एक पीले और सुर्ख रंग का अजीबो गरीब मलगूबा पड़ा हुआ था, जिसमें से जीरे और लहसुन की तेज बू आ रही थी। अरबेला ने एक जोरदार और तहकीर अमीज कहकर लगाया, जो कि पूरी ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराया। ओह माय गॉड आंटी, ये क्या है? मैंने व्हाइट सॉस पास्ता का कहा था और इस गवार लड़की ने पास्ते का देसी सालन बना दिया। तुमने इसमें हल्दी और गरम मसाला डाल दिया। यू आर सो स्टूपिड ज़ेबा। अबेला हंसते हंसते दूरी हो रही थी। पुनसीमा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था। उन्होंने गुस्से से ज़ेबा को घूरा। ये क्या भोंगी मारी है तुमने ज़ेबा? मैं तो किसी को मूली खाने के काबिल नहीं छोड़ा। दादी ने भी माथे पर हाथ मारा। ज़ेबा जो इतनी मेहनत से ये सब कुछ बना कर लाई थी, उसकी आंखों में अब आंसू तैरने लगे। उसे लगा जैसे उसका दिल अब किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो अपने दुपट्टा मुंह पर रखकर रोती हुई वहां से भाग गई और सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर गिर गई। उसकी हिचकियां बंद हो गई थी। उसे अरबेला की वो चुभती हुई हंसी और उसके तंज बड़े जुमले तीर की तरह लग रहे थे। कुछ देर बाद हीरा कमरे में आई। उसे दिखा कि ज़ेबा ज़ारों की तार हो रही है। हीरा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। क्या हुआ है भाभी, तुम क्यों रो रही हो? उस चुड़ैल अरबेला ने कुछ कहा है क्या? हीरा के पूछने पर ज़ेबा ने रोते रोते उसे पास्ता वाले सालन और अरबेला की बेइज्जती का सारा वाक़या सुना दिया। हीरा का तो खून ही खौल उठा। उसकी तो मुट्ठियां भींच गई। और वो अरबेला की बच्ची, उसकी इतनी जुर्रत, क्यों मेरे घर में आकर मेरी ही मासूम भाभी को रुलाए? तुम देखो भाभी, मैं उस मॉडर्न चुड़ैल की वो दरगत बनाती हूँ कि उस सारी जिंदगी इस हवेली का रास्ता भी भूल जाएगी। हीरा ने ज़ेबा के आंसू साफ किए और उसे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गई। हीरा सीधा अपने पुराने स्टोर रूम में गई, जहाँ से अपने बचपन के खिलौने और शरारतों का सामान छुपा रखा था। उसे एक पुराने डिब्बे से रबड़ की एक इंतहाई खौफनाक और असली नजर आने वाली चिपकी नहीं निकाली और अपनी जेब से च्युइंगम का एक बड़ा सा पैकेट निकालकर उसमें से 4-5 च्युइंगम मुंह में डालकर चबाने लगी। उसके चेहरे पर एक इंतहाई खतरनाक और शरारती मुस्कुराहट थी। वो दबे पांव ड्राइंग रूम के पास पहुंची। अरबेला उसी वक्त नसीमा के साथ लॉन में चली गई। उनकी क्यारियां देख रही थी जब उसका वो महंगा गोची बैग ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा था। हीरा ने तेजी से अंदर कदम रखा। उसे वो रबड़ की खौफनाक छिपकली अरबेला के बैग के बिल्कुल अंदर ऐसे रख दी जैसे वो जब भी हाथ डालेगी तो सीधा उस छिपकली पर ही पड़ेगा। उसके बाद उसने अपने मुंह से वो नरम और चिपकने वाली च्युइंगम निकाली और उसे अरबेला के दोनों जूतों की हील के नीचे वाले हिस्से में अच्छी तरह से चिपका दिया। अरबेला अपने जूते वहीं उतार कर गई थी। हीरा ने उसी बात का फायदा उठाया ताकि जब वो जूते पहने तो वो फर्श के साथ चिपक जाए। और ये सब करने के बाद हीरा तेजी से वापस ज़ेबा के कमरे में आ गई और उसे बाजू से पकड़कर सीढ़ियों के पास ले आई। अब तुम ना तमाशा देखो, इस मगरूर लड़की का कैसा बैंड बजता है। हीरा ने हंसते हुए कहा और कुछ ही देर बाद अरबेला लॉन से वापस ड्राइंग रूम में आई। वो पसीने से शराबूर हो रही थी। उफ आंटी, आपके लॉन में तो बहुत ही मच्छर है। मेरा तो सारा ही मेकअप खराब हो गया। मैं ज़रा टचअप कर लूँ। ये कहकर अरबेला ने अपनी वो च्युइंगम वाले जूते पहने। उसे तो एहसास हुआ कि जूते कुछ भारी हो गए हैं, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो शान से चलती सोफे के पास आई और अपना मेकअप निकालने के लिए उसने अपनी गोची बैग में जब हाथ डाला, जैसे उसकी लंबी और पालिश शुदा उंगलियां उस रबड़ की ठंडी और खुरदरी छिपकली से टकराई, उसके पूरे वजूद में खच तोड़ गया और उसने झटके से हाथ बाहर निकाला तो छिपकली भी उसके हाथ के साथ ही बाहर आ गई और सीधा उसके महंगी रेशमी लिबास पर आ गिरी। अरबेला के हलक से एक फलक शगाफ और कान फाड़ देने वाली चीख निकली, जिसने पूरी हवेली के
डरो दीवार हिला दिए। आह! छिपकली! बचाओ! मार दिया मुझे इस चुड़ैल ने। वो बुरी तरह से उछलने लगी। उसके होश उड़ चुके थे। वो पागलों की तरह अपने कपड़े जा रही थी। ऊपर नसीमा और दादी भी उसकी चीखें सुनकर घबरा गई। क्या हुआ अर्बिला बेटी? दादी ने हैरत से पूछा, लेकिन अर्बिला की तो साथ जान ही नहीं कर रही थी। उसे खौफ की मारी उछलकर सोफे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने अपना पाँव उठाया, उसके जूते के नीचे से लगी वो ढेर सारी च्युइंगम जो अब तक मार्बल के फर्श के साथ मजबूती से चिपकी हुई थी। उसने उसका पाँव फर्श से उठने ही नहीं दिया। अर्बिला का तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ा। उसके हाथ हवा में लहराए और वो एक जोरदार धमाके के साथ मुंह के बल फर्श पर आ गिरी। उसका सारा मेकअप, उसकी लिपस्टिक, उसके बाल, सब कुछ बिखर गया। वो जमीन पर उंधे मुंह परी दर्द से कराह रही थी और उसके जूते अभी तक फर्श के साथ चिपके हुए थे। सीढ़ियों के पास खड़ी हीरा और जेबा ने जब ये सारा सर्कस देखा तो हीरा तो हंसी के मारे जैसे दोहरी हो गई और जेबा भी अपने आंसू भूल कर मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी दबा रही थी। हवेला का यह भयानक और मजाहिया तमाशा अपनी अरूज पर था कि अचानक हवेली का मेन गेट खुला और हकान शाह अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गया था। जैसे वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने का मंजर किसी कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं था। अबेला जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके जूते फर्श के साथ चिपके हुए थे और उसके बाल किसी चुड़ैल की तरह बिखरे हुए थे और वो जारों के तार होते हुए शोर मचा रही थी। ये क्या तमाशा है मेरे घर में? हकान की गर्जदार आवाज ने ड्राइंग रूम में एक सुनाटा सा छा दिया। अबेला ने जैसे ही हकान को देखा वो रोते उसकी तरफ रेंगने लगी। हकान देखो, इस जाहिल और गवार लड़की ने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरे बैग में छिपकली डाल दी और मेरे जूतों में च्युइंगम लगा दी और मुझे मारना चाहती है ये। हकान, तुम इसे घर से निकाल दो। हरवेला रो रो कर जेबा पर इल्जाम लगा रही थी। हकान की निगाह जमीन पर पड़ी उस नकली रबड़ की छिपकली पर पड़ी और फिर हरवेला के जूतों के नीचे लगी च्युइंगम पर। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे मालूम था कि जेबा जैसी डरपोक लड़की जो खुद छिपकली का नाम सुनकर बेहोश हो जाती है, वो ये काम कभी नहीं कर सकती। और ये 100% उसकी शैतान बहन हेरा की ही कारस्तानी थी। लेकिन अरबेला के मुंह से अपनी बीवी के लिए जाहिल और गवार के अल्फाज सुनकर हकान के अंदर का सोया हुआ शौहर जाग उठा। उसने एक इंतहाई सख्त और काटदार निगाह अरबेला पर डाली। मिस अरबेला, आपका दिमाग तो ठीक है? आपको लगता है कि मेरी बीवी के पास इतना फालतू वक्त है कि वो एक प्लास्टिक की छिपकली ढूंढती फिरे? और जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरी बीवी इतनी बेवकूफ़ नहीं है तो इसे असली और नकली छिपकली में फ़र्क ना पता हो। ये छिपकली रबड़ की है और आप इतनी बड़ी प्रोफेसर होकर एक प्लास्टिक के खिलौने से डरकर पूरे घर में तमाशा बना रही है। हकान की इस बेरहम और टोटोक बात ने अरबेला की रोती हुई आवाज़ को हलक में ही दबा दिया। वो फटी फटी आंखों से हकान को देख रही थी, जो आज सरेआम अपनी उसी बीवी की साइड ले रहा था जिससे वो खुद नफरत का दावा करता था। और मिस अरबेला, हकान ने अपनी बात जारी रखी, आपको मेरे घर में आकर मेरी बीवी की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। वो मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। आइंदा उसके लिए जाहिर या गवार का लफ्ज इस्तेमाल करने की जुर्रत मत कीजिएगा। अब आप जा सकती हैं। अरबिना ने आखिरी बार किया। खान, वो जाहिर ही है, देखो तो इसे कैसे पास्ता बनाया। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की ही नहीं है। अरबिना ने पास्ता उसके सामने पेश किया। हकान ने पहले कुछ समय गौर किया, फिर चम्मच से उसने टेस्ट किया और कहा, वाह ग्रेट, ऐसा पास्ता मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मेरी बीवी के हाथ में काफ़ी टेस्ट है। अरबिला के लिए ये जिल्लत बर्दाश्त से भी बाहर थी। वो अब लाजवाब हो चुकी थी। वो रोती हुई उठी और उसने जोर लगाकर अपने जूते फर्श पर खींचे, जिसकी वजह से उसकी एक हील टूट गई और वो अपनी टूटी हुई हील के साथ लड़खड़ाती और रोती हुई वहां से भाग निकली। और नसीमा हैरत से हकान को देख रही थी, जबकि दादी के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्हें मालूम था कि उनका पोता पूरी तरह काबू में आ चुका है। हकान ने गहरी सांस ली और अपनी टाई की नॉट ढीली करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहाँ जेबा और हीरा अभी तक छुप कर खड़ी थी। हकान के कदम उनके बिल्कुल करीब आकर रुक गए। जेबा डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब शाह जी सारा गुस्सा उस पर निकालेंगे। हकान ने अपनी गहरी स्याह आंखों से जेबा को देखा, जो कि खौफ से निगाहें झुकाए खड़ी थी। और हीरा ने जल्दी से जेबा के आगे आकर उसे बचाने की कोशिश की,
भाई जान, भाभी ने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने। हकान ने हाथ उठाकर हीरा को चुप करवा दिया। उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली सख्ती और गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी उन गहरी और रोबदार आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हकान ने चंदन सेकंड तक ज़ेबा के उस मासूम और डरे हुए चेहरे को देखा, और फिर उसकी खामोशों के तले एक इंतहाई मध्यम लेकिन दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ज़ेबा की तरफ झुकाया और एक इंतहाई नरम लेकिन तंजिया लहजे में बोला, वैसे पास्ता में देसी घी और गरम मसाला कौन डालता है, बेवकूफ़ लड़की। ये सुनकर ज़ेबा ने झटके से अपना सर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में हैरत और बेयकीनी का तूफान था। वो शख्स जो बात बात पर उसे डांटता था, आज उसकी इतनी बड़ी बोंगी पर उसे डांटने के बजाय मुस्कुरा रहा था और उसे बेवकूफ़ लड़की कह रहा था, जिसमें गुस्से से ज़्यादा एक अजीब सा लाड और अपनायत थी। हकान बगैर कोई और लफ्ज़ कहे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया और पीछे ज़ेबा अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ दिखती रहेगी। आज पहली बार उसे इस खड़ूस और जालिम प्रोफेसर से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी मीठी सी उलझन पैदा हो रही थी। हीरा ने जोर से ज़ेबा के कंधे पर हाथ मारा। भाभी, मुबारक हो, तुमने इस जंगली शेर को पालतू बिल्ली बना दिया। हीरा के इस जुमले पर ज़ेबा का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और जल्दी से किचन की तरफ आ गई ताकि अपने चेहरे की उस सुर्खी को छुपा सके। हवेली की वो रात और उसके बाद आने वाला दिन उन दोनों की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ ले आया था जहां से नफरत और गुस्से की दीवारें भी गिर चुकी थी, और अब सिर्फ मोहब्बत, शरारत और एक खूबसूरत नोक झोंक का आगाज होने वाला था, जिसमें शाहजी के सारे असूल और गुरूर उस गांव की पेंडू लड़की के कदमों में ढेर होने वाले थे। ये वो लम्हा था जहां से एक नए इश्क की इब्तिदा हो रही थी, और ये इश्क इतना ही चटपटा और मज़ेदार होने वाला था जितना ज़ेबा के हाथों का बना हुआ वो देसी पास्ता था। अलबेला की इस जिल्लत अमीस रुखसती के बाद हवेली का माहौल जैसे यकसर ही बदल गया था। वो दीवारें जो पहले हकान शाह के गुस्से और उसकी रूप की वजह से हर वक्त सहमी हुई महसूस होती थी, अब उनमें एक अजीब सी खनकी और सुकून उतर आया था। और ज़ेबा, जिसका दिल पहले ही हकान के कदमों की आहट सुनकर सीने से बाहर आने लगता था, अब उसकी धड़कनों में एक डर की जगह एक मीठी सी बेचैनी नहीं ले रही थी। वो पास्ता वाला दिन और हकान की वो हल्की सी मुस्कुराहट ज़ेबा के जहन के पर्दे में किसी फिल्म की तरह बार बार चलती थी। वो किचन में आटा गूंथती तो बेख्तियार मुस्कुरा देती, वो कपड़े इस्त्री करती तो उसे हकान की वो गहरी स्याह आंखें याद आती, जिसमें उस दिन गुस्से की जगह एक अजीब सी नाइब थी। हिरा ने तो उसका जीना हराम कर दिया था। सारा सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमती और उसे छेड़ती रहती, भाभी मान गई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, उस जंगली खड़ूस को एक ही झटके में पालतू बना दिया। अब देखना वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। ज़ेबा शर्म से मुंह छुपाती और उसे मारने को दौड़ती, लेकिन दिल ही दिल में वो भी जानती थी कि कुछ तो बदला है। और दूसरी तरफ हकान शाह का भी बुरा हाल था। वो शख्स जो अपनी जिंदगी को एक टाइम टेबल के मुताबिक गुजारने का आदी था, अब उसका सारा टाइम टेबल दरहम बरहम हो चुका था। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता तो उसे अचानक ज़ेबा का वो डरा हुआ मासूम सा चेहरा याद आ जाता, क्या वो छिपकली वाले वाक्य के बाद सीढ़ियों के पास खड़ी थी। हकान को खुद पर शदीद गुस्सा भी आता कि वो इतनी आम सी पेंडू सी लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। लेकिन इश्क जब दस्तक देता है ना, तो किसी प्रोफेसर की डिग्री या उसके उसूलों को नहीं दिखता। अब इस दिल के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है, और हकान शाह के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। उसे महसूस करना शुरू कर दिया था कि जो जब ज़ेबा कमरे में नहीं होती तो उसे एक अजीब सी उलझन घेर लेती है। वो जानबूझकर रात को देर तक जागता और लैपटॉप पर काम करने की एक्टिंग करता ताकि वो बेड के कोने में सिमटी हुई ज़ेबा को चुप चुप कर देख सके। उसे ज़ेबा का वो डरते डरते सोना और नींद में अपने दुपट्टे को मुट्ठी में जकड़ लेना दुनिया का सबसे मासूम और खूबसूरत मंजर लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब ज़ेबा ने किचन में जाकर खुद ज़ेबा से चाय की फरमाइश कर दी। ज़ेबा जो उस वक्त दादी के लिए साग तड़का लगा रही थी, हकान की इस आवाज़ को सुनकर इस कदर बौखला गई कि उसने चाय की पत्ती की जगह नमक का डिब्बा उठा गया। हकान जो दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था, उसकी इस बौखलाहट को एंजॉय कर रहा था।
उसे जल्दी से आगे बढ़कर ज़ेबा का हाथ पकड़ लिया। बस कर दो बेवकूफ़ लड़की, मुझे चाय पीनी है, नमक का कहवा नहीं। हकान का वो नरम लहजा, उसके हाथ का लम्स ज़ेबा के पूरे वजूद में बिजलियाँ गिरा गया था। वो फौरन पीछे हटी और शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। हकान एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ चाय का कप लेकर वहां से चला गया और ज़ेबा वहीं खड़ी अपने धड़कते दिल को संभालती रही। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा यहाँ तक कि वो रात आ गई जिसने उन दोनों के दरमियान मौजूद आखिरी दीवार को भी गिरा दिया। दिसंबर की वो एक सर्द और तूफानी रात थी जब शहर पर काली घटाएं छा गई थी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। हवेली के लॉन में लगे दरख्त तेज हवा से झूल रहे थे। बारिश के कतरों की आवाज खिड़कियों के शीशों से एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। दादी और फूफो सीमा सर्दी की वजह से जल्दी अपने कमरों में जा चुकी थी और हीरा भी अपने कमरे में हेडफोन लगाए कर फिल्म देख रही थी, क्योंकि ज़ेबा अकेली हकान के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हकान आज यूनिवर्सिटी में किसी अहम मीटिंग की वजह से आने वाला था। ज़ेबा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर बारिश को देखती, फिर घड़ी की तरफ नजर दुराती। उसे हकान की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो इस तूफान में फंसी न गया हो। अचानक बारी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। कुछ ही देर बाद हकान तेज तेज कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। वो बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था। उसके बाल माथे से चिपके हुए थे। उसकी सफेद शर्ट उसके चौड़े सीने के साथ चिपकी हुई थी और उसके कपड़ों से पानी टपक टपक कर मार्बल की फर्श को गीला कर रहा था। ज़ीबा उसे इस हाल में देखकर घबरा गई थी और जल्दी से अपनी जगह से उठी। खैला शादी, आप तो पूरे भीग गए हैं, आपको तो ठंड लग जाएगी, आपने छतरी क्यों नहीं ली? वो भीगते और बोली और जल्दी से अलमारी की तरफ भागी ताकि उसके लिए तौलिया निकाल सके। हकान ने दरवाजा बंद किया और वहीं खड़ा उसे देखने लगा। ज़ेबा की उस बेसाख्ता फिक्र और उसकी आवाज़ में छुपी तड़प ने उसके दिल के सारे तार छेड़ दिए थे। वो जल्दी से तौलिया लेकर आई और उससे पहले कि हकान कुछ कहता, उसने अपने कांपते हाथों से वो तौलिया हकान के गीले बालों पर रख दिया। हकान के कदम वहीं जम गए। वो शख्स जो किसी को अपने करीब भटकने नहीं देता था, आज वो चुपचाप खड़ा था। एक गवार लड़की उसके बाल खुश्क कर रही थी। ज़ेबा का चेहरा हकान के सीने के बिल्कुल करीब था और उसके हाथों की कांच की चूड़ियां हकान के कानों में एक अजीब सा रस घुल रही थी। उन चूड़ियों की खनखनाहट और ज़ेबा के खुले बालों से उठते मोती की खुशबू ने हकान को जैसे पागल कर दिया। ज़ेबा को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है और वो कितने करीब है। उसे डरकर हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उससे पहले कि वो हकान के मजबूत और गर्म हाथों ने ज़ेबा के कांपते हुए हाथों को तौलियक कुछ समेत पकड़ लिया। ज़ेबा की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे घबरा कर सर उठाया तो हकान की गहरी और नशीली आंखें सीधी उसकी आंखों में झांक रही थी। उन आंखों में आज कोई गुस्सा, कोई तकब्बुर, कोई असूल नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने ज़ेबा को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर डुबो लिया। हकान ने थोलिया उसके हाथ से लेकर बेड पर फेंका और ज़ेबा के दोनों हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिए। तू इतनी बेवकूफ़ क्यों हो ज़ेबा? हकान की आवाज़ इंतहाई भारी और सरगोशी नुमा थी। ज़ेबा के हलक में जैसे कांटे चुभने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। शाजी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस आपके बाल ही खुशक कर रही थी। वो बमुश्किल से हकलाई। हकान ने एक कदम आगे बढ़ाया जिसकी वजह से ज़ेबा को मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा, यहाँ तक कि उसकी कमर ठंडी दीवार से जा टकराई। हकान ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसे अपने हिसान में ले लिया। उसका गीला और गर्म वजूद ज़ेबा के इतने करीब था कि हकान के दिल की तेज धड़कनें अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। तुमने मेरे उस फौलादी दिमाग का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुमने मेरे सारे असूल, मेरी सारी जिंदगी का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। हकान उसकी आंखों में देखते इंतहाई जज्बात से बोल रहा था। मैंने मैंने तो कुछ नहीं किया शादी। मैं तो बस पास्ता जानबूझकर उसमें हल्दी नहीं डाली थी, वो तो बस रंग के लिए। मैंने सोचा शायद आपको पीला रंग पसंद आएगा। ज़ेबा घबराहट में फिर से वही पुरानी उंगलियां मारने लगी। हकान की सख्त मूंछों के पीछे एक शानदार और खुली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना चेहरा ज़ेबा के कान के करीब किया
اس کی گرم सांसें ज़ेबा की गर्दन को छूने लगी। मुझे तुम्हारा वो देसी पास्ता बहुत पसंद आया था, बेवकूफ़ लड़की, और मुझे तुम भी बहुत पसंद आ गई हो। हकान के इस एक जुमले ने जैसे ज़ेबा के दिमाग में बम फाड़ दिया। वो हैरत और सदमे से फटी-फटी आंखों से हकान को देखने लगी। शाजी, आपका दिमाग तो ठीक है, आपको बुखार तो नहीं हो गया? सर्दी की वजह से आप मुझ जैसी पेंडू लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं। ज़ेबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसे रोज़ जाहिल कहता था, आज वो इससे मोहब्बत का खुल्लम-खुल्ला इतराफ़ कर रहा था। हकान ने एक गहरा सांस अंदर खींचा और अपनी गिरफ्त हल्की करते हुए पीछे हटा। उसे अलमारी में से एक शॉपिंग बैग निकाला और उसे ज़ेबा के सामने बेड पर रख दिया। इसे खोलो, हकान ने नरमी से कहा। ज़ेबा ने डरते डरते वो बैग खोला। उसे लग रहा था कि शायद हकान ने उसके लिए कोई मॉडर्न और बेहुदा लिबास मंगवाया होगा जैसा हीरा ने पहनाया था। लेकिन जब उसने बैग के अंदर हाथ डाला तो उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती सुर्ख रंग का रवायती लिबास निकला, जिसमें बहुत ही नफीस और देसी कढ़ाई की हुई थी। उसके साथ एक बड़ा सा भारी दुपट्टा भी था, बिल्कुल वैसे ही जैसा ज़ेबा को पहनना पसंद था, और साथ मैचिंग कश्मीरी चूड़ियां भी रखी हुई थी। ज़ेबा हैरत से उस जोड़े को देखने लगी। हकान उसके करीब आया और उसकी ठोड़ी पर हाथ रख के उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझे तुम्हारे इस पेंडूपन, तुम्हारी इन हमाकतों और तुम्हारी इन मासूम सी हरकतों से प्यार हो गया है। ज़ेबा, मुझे कोई अरबेला जैसी मॉडल चुड़ैल नहीं चाहिए। मुझे वो गाँव वाली बीवी चाहिए जो मेरे गुस्से से डरती है, जो मेरे कपड़े जला देती है और जो पास्ता में गरम मसाला डालती है। मैंने अपनी गुरूर की बहुत हिफाजत की, लेकिन उस रात जब मैंने तुम्हें उस काले लिबास में रोते और कांपते हुए देखा तो मेरा सारा गुरूर उस कारपेट पर टूट कर बिखर गया। हकान की आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई थी और मोहब्बत थी जैसे ज़ेबा की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। उसे रोते हुए देखकर हकान के सीने पर सर रख दिया। हाय अल्लाह शादी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे लगा आप मुझे तलाक देकर गाँव वापस भेज देंगे। हकान ने हंसते उसे अपनी बाजुओं में भींच लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। पागल लड़की, तलाक तो दूर की बात है, अब तो मैं तुम्हें अपने साय से भी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरा गुरूर हो, मेरी मोहब्बत हो। और हाँ, एक आखिरी बात अपने इस छोटे से दिमाग में ना बिठा लो, मुझे शादी मत कहा करो, मेरा नाम हक्कान है। बोलो हक्कान। हक्कान ने उसे खुद से थोड़ा दूर करते मस्तूई गुस्से से कहा। ज़ेबा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसकी गुलाबी और कांपते हुए होठों से पहली बार अपने शौहर का नाम निकला, हक्कान। इस नाम की मिठास ने हक्कान के अंदर जैसे शहद घोल दिया। उसे बेख्तियार ज़ेबा के माथे पर अपने लब रख दिए और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। इसी दौरान कमरे का दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हुआ था वहां से हीरा का चेहरा अंदर झांका। उसे जब अपने खड़ूस भाई को इस तरह मुकम्मल सरेंडर करते और रोमांस करते देखा तो वो खुशी के मारे हवा में ही उछल पड़ी। उसे फौरन अपने मोबाइल निकाला और दोनों की एक तस्वीर खींच ली ताकि कल दादी को दिखाकर अपना मुंह मांगा इनाम वसूल कर सके। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई जिस पर हकान और ज़ेबा झटके से अलग हुए। हकान ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन हीरा तब तक वहां से गायब हो चुकी थी और उसे भागने की हंसती हुई आवाजें सीढ़ियों पर भी गूंज रही थी। हकान ने अपना माथा पीट लिया। ये लड़की किसी दिन ना मुझे हार्ट अटैक देकर ही मरेगी। ज़ेबा ने अपने आंसू साफ करते हुए एक जोरदार कहका लगाया जो कि कमरे की दीवारों से टकराकर एक खूबसूरत छलतरिंग पैदा कर रहा था। हकान ने भी हंसते हुए दोबारा ज़ेबा का हाथ पकड़ लिया और वो कश्मीरी चूड़ियां पहना दी जिसकी कलाइयों में खनकने लगी मोहब्बत के सारे रंगों के साथ। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर हकान और ज़ेबा इकट्ठे उतरे तो पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। दादी के हाथ से पान की गलोरी गिर गई। फूफड़ नसीमा के हाथ से चाय का कप छलक गया। कान ने आज एक हल्के रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरसुकून और दिलकश मुस्कुराहट थी जो उस घर के लोगों ने सालों से नहीं देखी थी। जबकि ज़ेबा ने रात वाला वो सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर शर्मो हया की वो सुर्खी थी जो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना रही थी। हकान ने आगे बढ़कर ज़ेबा के लिए कुर्सी खींची और उसे अपने साथ बिठाया। हीरा,
जो रात वाली तस्वीर दादी को दिखाकर पहले ही ब्लैकमेल कर चुकी थी। वो मेज पर सर रख के हंस रही थी। सीमा ने हैरत से अपने बेटे को देखा। ये हकान बेटे, ठीक तो हो ना? आज सूरज कहाँ से निकला? हकान ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, सूरज तो वहीं से ही निकला है, बस आज मेरी आंखों पर पड़ा। वो मॉडर्न अज़्म का पर्दा हट गया है और मुझे मेरी असली खुशी मिल गई है। हकान ने ये कहते दस्तरखान के नीचे से ज़ेबा का हाथ मजबूती से थाम लिया। दादी ने एक जोरदार कहका लगाया और अपना पानदान बचाते हुए बोली, ओए होए, हमारा खरूस शहर आखिरकार इस गांव की हीर के जाल में फंस ही गया। सदके जाओ अपनी बच्ची के, जिसने हमारे घर की रौनक वापस ला दी है। बाहर धूप पूरी तरह से खिल चुकी थी और हवेली के उस कमरे और उस ड्राइंग टेबल पर अब कोई तूफान, कोई गुस्सा, कोई असूल बाकी नहीं था, बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी मीठी और हल्की फुल्की धूप निकल आई थी जिसने उन दोनों के दिलों को हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। और ये दास्तान सिर्फ एक जबरदस्ती की शादी ही नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि जब दो दिल मिलते हों तो रास्ते में आने वाले सारे खड़ूसपन, सारे गुरूर और सारी अलबेलाएं मिलकर इस मोहब्बत को नहीं रोक सकती।